जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की परमाणु नीति के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर साल हर पेपर में दो से अधिक क्वेश्चन यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में भारत की परमाणु नीति से पूछे जा रहे हैं। भारत की परमाणु नीति में उसके सिद्धांत को पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से सिद्धांतों को भारत की परमाणु नीति में इंक्लूड किया गया है और कब भारत की परमाणु नीति को लाया गया था। कौन कौन से सिद्धांत भारत की परमाणु नीति में नहीं है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ये भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत के परमाणु हथियार का परीक्षण कब किया गया था, वो पहली बार कब किया गया था, दूसरी बार कब किया गया था और दोनों में कोड नेम क्या रखे गए थे। तो हम शुरू करते हैं भारत की परमाणु नीति। इससे पहले हम ये जानें कि भारत की परमाणु नीति क्या है, कब इसको लाया गया, क्यों इसको लाया गया और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत की परमाणु यात्रा किस प्रकार से शुरू होती है और क्यों शुरू होती है। तो ये बात है 1940 के दशक की, जब महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। भारत की एटॉमिक यात्रा केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी। भारत की परमाणु यात्रा विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण थी। फिर आता है 1974 का समय, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। तो ये समय था 1974 का, जब 18 मई 1974 में भारत ने कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा के तहत पहली बार परमाणु परीक्षण किया और भारत इसमें सफल भी रहा। लेकिन भारत ने उस समय यह नहीं कहा कि हम परमाणु परीक्षण देश बन चुके हैं या फिर हमने ये हथियार बनाने के लिए किया है, परमाणु हथियार बनाने के लिए परीक्षण हमने किया है। भारत ने ये कहा कि ये परमाणु परीक्षण हमने शांतिपूर्ण कार्य करने के लिए किया है, ये खदानों में एक्सप्लोजन करने के लिए किया है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए किया गया है। फिर भी भारत पर काफ़ी दबाव बनाया गया, भारत की काफ़ी आलोचना भी की गई उस समय कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। फिर आता है 1998 का समय, जब 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को भारत परमाणु हथियार का परीक्षण करता है और अपना आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर लेता है। यह भारत ने मिशन शक्ति के तहत किया था और अपना आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। 11 मई 1998 को 3 न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोड किया गया और 13 मई 1998 को 2 न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोड किया गया और इस तरह भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमने जब 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, तो तब क्यों नहीं हमने अपना आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित किया, तब क्यों नहीं हमने ऐसा कहा कि अब हम हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, हमने 1998 में ही ऐसा क्यों कहा। तो उसका कारण है, कारण क्या है, कारण है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। तो हम जानते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यूरेनियम ऐसा नहीं है कि यूरेनियम को केवल ले आया गया और इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर वेपन बन गया, नहीं। न्यूक्लियर वेपन की एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। ये कुछ ऐसा है कि लाखों किलो यूरेनियम में से कुछ ही ग्राम यूरेनियम निकलेगा जो कि काम का होगा। तो उसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसी की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहते हैं हम यूरेनियम एनरिचमेंट। तो बात करें 1974 की, तो उस समय भारत के पास केवल 20% तक ही यूरेनियम एनरिचमेंट हो पाया था, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन ये पर्याप्त है न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए, शक्ति के उत्पादन के लिए। फिर बात आती है 1998 की, जब भारत यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% तक ले गया था, जो कि बिल्कुल उपयोगी है एक परमाणु हथियार बनाने के लिए, जो कि भारत ने किया भी। तो इस प्रकार भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है। लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान भी सफलतापूर्वक न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण कर लेता है और अपना आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर लेता है। पाकिस्तान ये चगाई-1 मिशन के अंडर करता है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को कोई दिव्य दृष्टि तो नहीं आई होगी। समझ में आता है किसी बाहरी ताकत ने पाकिस्तान की सहायता की थी भारत को काउंटर करने के लिए। अब ये समय है 1998 का। ये वो समय है जब भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं
दोनों के पास परमाणु हथियार आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान ऐसे देश जिनकी सीमाएं मिलती हैं, ऐसे देश जो विभाजन के समय से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ऐसे देश जिनकी सीमाएं मिलती हैं और क्षेत्रों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, ऐसे देश जो 1998 तक आते आते 2 बार आपस में युद्ध लड़ चुके हैं और 1999 में एक और युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और दूसरे न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के द्वारा भारत पर दबाव बनाया गया कि एक और तो आप शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करते हो, वहीं दूसरी ओर आप परमाणु हथियारों को रखते हो। तो ये ऐसे कैसे कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम शांति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, शांति बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार का परीक्षण कर रहे हो, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हो। तो ऐसे में भारत को आवश्यकता हुई कि ऐसी एक स्पष्ट नीति लाई जाए जिससे भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता और और सुरक्षा आवश्यकताओं के मध्य एक सामंजस्य बिठाया जाए, एक बैलेंस बिठाया जाए। तो ऐसे में भारत के द्वारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को लाया गया। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के नाम से हम उसे जानते हैं, जो कि 2003 में आई, भारत की परमाणु नीति। अब हम उसके सिद्धांत को देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत उसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सिद्धांत हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग ना करने की नीति। भारत की परमाणु नीति कहती है कि भारत कभी भी पहले तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी भी पहले तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या क्यों ना उत्पन्न हो जाए, कितना भी भीषण युद्ध क्यों ना चल रहा हो, कितना भी भारत की सुरक्षा पर संकट क्यों ना मंडरा रहा हो, लेकिन भारत पहले तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई देश भारत पर परमाणु हथियार से हमला कर देता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में भारत की परमाणु नीति कहती है कि अगर किसी देश ने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, परमाणु हमला हो, ऐसा करने की कोशिश भी की, तो ऐसे में भारत की तरफ से काफ़ी भयानक प्रतिशोध देखने को मिलेगा। और प्रतिशोध ऐसा होगा कि उस देश को काफ़ी नुकसान होगा। फिर भारत इस बात की परवाह नहीं करेगा कि परमाणु हमला जो किया गया है भारत पर, वो छोटा था या बड़ा था। भारत इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उस देश का अस्तित्व, उस देश के अस्तित्व पे खतरा हो, उस देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो उसी को मैसिव रिटेलिएशन कहा गया है। आगे देखते हैं। फिर आगे भारत से पूछा गया कि क्या अब भी आप भारत की परमाणु नीति में ऐसा रखेंगे कि आप आर्म रेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, भारत परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगा? तो ऐसे में भारत की परमाणु नीति कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत कभी भी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। लेकिन भारत इतने परमाणु हथियार को बनाकर अपने पास रखेगा जिससे किसी दुश्मन देश की जरूरत भी ना हो कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले, इस बारे में भी सोच ले कि भारत के ऊपर हम परमाणु हमला कर सकते हैं। तो उसी से हमारा चौथा सिद्धांत आता है, जो कहता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पूछा गया कि क्या भारत अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज पर भी इस्तेमाल कर सकता है? तो ऐसे में भारत की परमाणु नीति कहती है कि भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, भारत कभी भी उसके खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। और भारत इस बात के लिए भी वचनबद्ध है, इस बात को भी अपने सिद्धांत में रखता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी भी अन्य देश को नहीं देंगे, चाहे वो हमारा मित्र मुल्क हो, चाहे वो हमारे दुश्मन का दुश्मन क्यों ना हो।
क्योंकि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त कहा जाता है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन को, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कभी भी किसी और देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जैसा हमें दूसरे देश देखते हुए पाते हैं, से कहा जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान को 1998 में न्यूक्लियर वेपन दिया इंडिया को काउंटर करने के लिए। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन के सीक्रेट्स लीक किए, तो भारत कहता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे पूछा गया कि क्या कोई किस अथॉरिटी के अंडर में भारत का परमाणु हथियार रहेगा, किसकी रेख देख में रहेगा, किसकी अनुमति से उसको चलाया जाएगा। तो ऐसे में भारत की परमाणु नीति कहती है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अंडर में, जिसकी रेख देख में परमाणु हथियार को रखा जाएगा, और इसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि भारत का परमाणु हथियार अब इस्तेमाल करा जाएगा या नहीं। और ये सिविल अथॉरिटी होगी, सिविल अथॉरिटी होगी, मतलब इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। और यहाँ पर पॉलिटिकल काउंसिल होगी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। पॉलिटिकल काउंसिल में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, मेंबर होंगे डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरीज, और इस तरह से सारी स्ट्रक्चर होगा जो डिसाइड करेगा इस बात को कि क्या उपयुक्त समय आ गया है कि भारत का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये तो बात हो गई भारत के न्यूक्लियर वेपन की, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या उभर कर आते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है लैक ऑफ क्लियरिटी ऑन मैसिव रिटेलिएशन। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी डॉक्ट्राइन में, अपनी नीति में कह रहे हो कि हम मैसिव रिटेलिएट करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अगर हम पे छोटा न्यूक्लियर आक्रमण करे, हमला करे, फिर बड़ा न्यूक्लियर हमला करे, अटैक करे, हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। तो ऐसे में क्रिटिक्स बोलते हैं ऐसे कैसे चलेगा। अगर कोई देश आप पर छोटा न्यूक्लियर हमला करता है जिससे काफ़ी थोड़ा नुकसान होता है, तो क्या आप उसके बदले में उस पूरे देश को मिटाने के लिए लग जाओगे? ऐसे में तो लार्ज स्केल, फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या ये सही होगा, क्या ये न्यायसंगत होगा? तो समझ में आता है कि हाँ, हमें इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि किन परिस्थितियों में और कितनी इंटेंसिटी के साथ हमें अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा क्रिटिक आता है, और सबसे बड़ा क्रिटिक आता है लैक ऑफ अपडेट का। हमने अभी देखा कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन 2003 में आई और अब 2024 खत्म होने को है। तो ऐसे में 21 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट नहीं किया है। और इन 21 सालों के दौरान काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, अपडेट आ चुके हैं, एडवांसमेंट आ चुकी है, वेपन्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, नए चैलेंजेस आ चुके हैं जैसे साइबर। तो क्या भारत की नीति इनके विषय में कुछ कहती है? क्या भारत की नीति, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इनके अनुसार अपना आप को बदलने की बात करती है? तो हम देखते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। भारत ने अभी भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट नहीं किया है। कितने सारी अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं और बड़ी बड़ी मिसाइलें आ चुके हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं, और काफ़ी साइबर रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कि क्या भारत की नीति इसके लिए तैयार है? तो तैयार नहीं है। तो भारत को आवश्यकता है कि वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट करे। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है नो फर्स्ट यूज का, कि आप जो नो फर्स्ट यूज बोल रहे हो, ठीक है कि पहले कोई और कंट्री आप पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगी और फिर आप सेकंड स्ट्राइक के रूप में उस कंट्री पर
अटैक करोगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी सारी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट ख़त्म हो जाए इस एक ही अटैक से, तो क्या आप सेकंड स्ट्राइक कर पाओगे? तो ऐसे में आप सेकंड स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, आप बेबस हो जाओगे। क्या बचेगा आपके पास? तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि फर्स्ट स्ट्राइक हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब इस नीति को लाया गया उस समय नॉन स्टेट एक्टर्स का इतना कोई बोलबाला नहीं था, लेकिन आज के समय हम देखते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकवादी समूह और भी काफ़ी सारे समूह कितना मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के पॉलिटिक्स में, किसी भी सुरक्षा कारणों में, सुरक्षा खतरा बनने में। तो ऐसे में भारत की परमाणु नीति क्या कुछ कहती है नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में? तो भारत की परमाणु नीति नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहती है। वो केवल स्टेट्स के बारे में बात करती है कि अगर स्टेट हमला करता है, स्टेट पहली बार अटैक करता है, स्टेट के बिहेवियर के बारे में बात करती है। नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहती है। अगर ऐसा हो जाए कि किसी आतंकवादी समूह के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, तो ऐसे में भारत का रवैया क्या होगा? क्या भारत जिस जिस देश से वो आतंकवादी समूह आता है उसको पूरे को नष्ट कर देगा? तो भारत को इस पर विचार करना चाहिए और अपनी परमाणु नीति को अपडेट करना चाहिए। तो ये हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था, भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था जो हमने अभी देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये डॉक्ट्राइन समझ में आ गया होगा। और हम यूजीसी नेट से रिलेटेड ये कोर्स लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 15 से शुरू होगा। तो आपसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।